इससे पहले कि अगर हम टॉपिक की बात करें, मैंने बताया आपको कि मैटर क्या था, उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपके साथ डिस्कस किया। अगर मोशन की बात है, मैं ये कहूं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर इन अ कंटीन्यूअस मोशन। तो एक मोशन की बात अगर मैं करूं तो एक डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन में आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि द कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन, मैं कह रही हूं zigzag motion, the continuous zigzag motion of the particle, जो continuous zigzag motion है पार्टिकल्स का, वो ब्राउनियन मोशन क्या कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किस तरीके से ब्राउनियन मोशन में हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो कंटीन्यूअस मोशन में हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक डार्क रूम है, मैंने यहाँ पर बताया है लाइट एंटर्स थ्रू अ होल इन अ डार्क रूम। एक डार्क रूम है, उसके एक होल में से मैं एक लाइट पास कराती हूँ। लाइट जहां जहां वो लाइट स्प्रेड होगी और जहां वो लाइट गिरेगी, वहां पर अगर आप अज्यूम करेंगे वहां खड़े होकर, तो आपको जो वो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, वहां पर मूव करते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया लाइट एंटर्स थ्रू अ होल इन अ डार्क रूम, ठीक है। तो इसके बाद जब ये बात कही गई कि भाई ब्राउनियन मोशन होता है, द कंटीन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो जब हमने कहा कि भाई गैसेस स्टेट्स में क्या होता है कि उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन की अगर मैं बात करूं, जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपने कई बार सुना होगा बायोलॉजी में, लेकिन फिलहाल मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूं। तो रॉबर्ट ब्राउन ही गेव द बात करती हूँ क्लासिफिकेशन मैटर के बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताई थी, जैसे कि मूवमेंट मोशन मैंने आपको बताया था कि कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं मैटर के पार्टिकल्स। तो जो उनका मोशन होता है, एक यहाँ पर आता है टर्म ब्राउनियन मोशन। ये ब्राउनियन मोशन से क्या मतलब है? एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एग्जिस्टेंस और मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बात कही कि जो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, की वाटर है, एक बीकर है या फिर कुछ भी वाटर से फिल कंटेनर है, उसके ऊपर उन्होंने क्या करा कि भाई वो पोलन ग्रेन्स को डाल दिया। पोलन ग्रेन्स हैं, अब ये कह रहे हैं कि ऑन द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब जाहिर सी बात है, वाटर है तो वाटर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होंगे, तो ये कह रहे हैं कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटीन्यूअस मोशन में है। तो जब वाटर के सरफेस, मतलब ये वाटर है, वाटर के जो सरफेस पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या है कि वाटर के पार्टिकल उन पोलन ग्रेन्स पे जाके कंटीन्यूअसली हिट कर रहे हैं। अब जब कंटीन्यूअसली हिट कर रहे हैं तो क्या जो पोलन ग्रेन्स हैं जो मूवमेंट शो कर रहे हैं उसे कहते हैं जिगजैग मोशन। अगर मैं यहाँ बात करूं तो कुछ इस तरह का, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह का बनता है, जैसे कि ये इस तरीके का जिगजैग मोशन जो बन रहा है, इसे ही हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन की। तो इन्होंने पहले तो हमने बात की कि भाई जो ब्राउनियन मोशन है वो एयर के अंदर हो रहा है, मतलब गैसेस स्टेट में हो रहा है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने आकर कहा कि नहीं, उन्होंने बताया, इस चीज का एविडेंस दिया, जो एग्जिस्टेंस एंड द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, की नहीं लिक्विड में भी जो मैटर्स होते हैं, लिक्विड के मैटर भी, लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक मोशन शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं जिगजैग मोशन। उन्होंने एग्जांपल देकर इसको समझाया, ठीक है। तो ये वाली बात रही। अब मैं ये कह रही हूँ कुछ फैक्टर्स, जैसे हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, कोई सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, तीनों ही चीजें हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मैटर सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैस रहेगा। मतलब कि जो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, कि मैं बात करूं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि भाई मैटर की स्टेट रहेगी क्या, कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो मैंने आपको पहला फैक्टर यहाँ पर बताया है टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर की मैं अगर बात करूं, एक पहली बात ये कि जब भी ये वाला मैटर पर पढ़ेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब कि द इंक्रीजेस इन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, कि जहां हमने टेम्परेचर बढ़ाया वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी के बढ़ती, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आइस लिया, आइस को
लिया मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर मतलब मैंने हीट करा। अब जब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ते काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या होगा, जो सॉलिड है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में। और हो सकता है अब मैं लिक्विड के साथ भी वही कंडीशन अप्लाई करूं, तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड में फर्दर चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, कि भाई यहाँ से लिक्विड भी चेंज हो गया गैसियस स्टेट में। तो मैंने बताया कि भाई सॉलिड था आइस की फॉर्म में, सॉलिड है, सॉलिड में उसको मैंने हीट किया। हीट के साथ क्या हुआ, जब मैंने उसको हीट किया तो वाटर में चेंज हो गया, और वाटर में चेंज करने से क्या हुआ, वाटर में चेंज हो गया। वाटर को मैंने फिर हीट किया तो उसमें किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिट ये कि वाटर वेपर से स्टीम थी, उनको कूल किया, और कूल करके क्या हुआ, कि वाटर वेपर चेंज हो गया लिक्विड में, और लिक्विड को फर्दर फिर कूल किया तो वाटर जो लिक्विड था वो चेंज हो गया सॉलिड में। तो यही मैंने आपको बताया है कि भाई पहले कोई सॉलिड, किसी चीज की सॉलिड स्टेट थी, मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर के बढ़ाते ही क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब टेम्परेचर के बढ़ते जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में, और लिक्विड के साथ भी जब मैंने यही कंडीशन अप्लाई की, उसका भी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, लिक्विड चेंज हो गया गैस में। ठीक है, ये बताया मैंने कि भाई तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं डिसाइड करता है स्टेट ऑफ मैटर, कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर अफेक्ट करता है मैटर की स्टेट को। तो मैं अगर आपको बताऊं कि भाई मैंने क्या बताया, मैं स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताने आती हूँ तो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल, जो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, वही ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ठीक है, और ये ब्राउनियन मोशन शो करता है कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन को शो करते हैं। कंटिन्यूअस मोशन से क्या मतलब था, अगर मैं एग्जांपल से आपको अगर मैं बताने जाऊं तो एक डार्क रूम था, डार्क रूम में मैंने क्या किया कि लाइट को एक होल के थ्रू एक लाइट पास कराई, जहां जहां वो लाइट पास होगी तो क्या देखेंगे आप उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, इट प्रूव्स दैट द मोशन जो है कि पार्टिकल्स हमारे शो कर रहे हैं, उन्होंने ये शो कर दिया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताऊं आपको, तो ऐसा होता है कि हमारे घर में ब्लैंकेट है, हम धूप में जाकर ब्लैंकेट को तो आप कंटिन्यूअसली हिट करते हैं तो क्या होता है, उसके 10 पार्टिकल निकल के हमें धूप में नजर आने लगते हैं। जब धूप में नजर आने लगते हैं तो वो भी क्या एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि हाँ जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक कंटिन्यूअस मोशन में है। ये बात रही है। फिर रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एविडेंस दिया किसका, एग्जिस्टेंस ए मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कैसे कि उन्होंने कहा लिक्विड के अंदर भी, चाहे वो दूसरी स्टेट है गैसियस नहीं है, फिर भी सॉलिड के अंदर भी क्या होता है कि भाई जो मोशन पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कि जब उन्होंने एक पानी कंटेनर में पानी फिल किया, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स जो थे, उन्होंने जब कंटिन्यूअसली मोशन में आए और उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को जाकर हिट करा तो क्या हुआ, जो पॉलन ग्रेन्स ने कौन सा मोशन शो किया, जिगजैग मोशन शो किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये वाली बात कहकर एविडेंस में अपने कही। अब मैंने आपको बताया फैक्टर डिसाइडिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भाई कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मैटर की स्टेट को डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा या फिर गैसेस स्टेट में रहेगा। तो मैंने पहले आपको बताया टेम्परेचर, टेम्परेचर में मैंने आपको बताया कि जहां जहां आप अगर किसी भी चीज की टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब सॉलिड गेट चेंज इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड में चेंज इनटू द गैसेस स्टेट। तो अब हम सेकंड फैक्टर की बात करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर भी क्या करता है कि मैटर की स्टेट को डिसाइड करता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं उससे क्या होता है कि मैटर की जो स्टेट है कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है, तो हम उससे डिसाइड करते हैं। अब अगर मैं दूसरे फैक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रेशर आता है कि जब भाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है when high pressure is applied on the gas, जब हमने किसी भी गैस पर हाई प्रेशर अप्लाइड किया
come close to the particles come close to each other, the interparticle space decreases on the gas। मैं क्या कह रही हूँ कि जब मैंने किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी मैटर पर जब मैंने क्या किया कि मैंने उस पर हाई प्रेशर अप्लाइड किया। अब हाई प्रेशर का मतलब हाई प्रेशर अप्लाइड करने से क्या होगा, जो मैं कह रही हूँ तो हाई प्रेशर अप्लाइड करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच के वो क्लोज आ जाएंगे। अब जब पार्टिकल क्लोज आने का मतलब ये कि पार्टिकल इतने क्लोज आएंगे जो इनका इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कह सकती हूँ मैं, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकल स्पेस भी कह सकती हूँ। तो वो क्या है कि जब उन पे मैंने प्रेशर उन पे अप्लाइड किया, जब मैंने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मैंने उस पे अप्लाइड किया, तो जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। और मैटर क्लोज होने की वजह से क्या हुआ, जो उनका इंटर पार्टिकल स्पेस था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे ही इंटर पार्टिकुलर स्पेस वहां डिक्रीज हुआ तो जो गैस थी वो चेंज हो गई लिक्विड में। ठीक है, मैंने नीचे भी आपको बता रखा है भाई गैस थी मेरे पास। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर्स में कैसे करते हैं कि जब हम एलपीजी सिलेंडर में जो गैस होती है वो क्या करते हैं, जब उसको हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर के साथ कंप्रेस्ड करते हैं। मतलब कि भाई जो हमने गैस ली उस पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर डाउन कर दिया। जब हमने उसको हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे कंप्रेस्ड किया तो जो हमारा गैस है वो गेट चेंज इनटू द लिक्विड। इसलिए क्या हुआ कि भाई प्रेशर अप्लाई करने से जो गैसेस स्टेट थी वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि भाई प्रेशर भी कहीं ना कहीं क्या करता है कि स्टेट चेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ गैस थी, गैस में मैंने यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा दिया और टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ, गैस गेट चेंज इनटू द लिक्विड एंड द सेम कंडीशन व्हेन आई एम अप्लाई, सो द लिक्विड इज चेंज इनटू द सॉलिड, सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगर सॉलिड से मुझे लिक्विड में करना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में करना है तो मैं यहाँ पर ये जो मेरे जहां मैंने इंक्रीज प्रेशर किया था मैं उल्टा कर दूंगी कि मैंने यहाँ पे प्रेशर को बहुत कम कर दिया और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जब मैंने अपोजिट मैंने उल्टा किया तो सॉलिड गेट चेंज इनटू द लिक्विड एंड द लिक्विड गेट चेंज इनटू द गैस। ये बात रही। ठीक है, अब जो सेकंड फैक्टर जो आता है, मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं तो यहाँ आता है इंटरमॉलिक्यूलर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं अगर बात करूं कि भाई प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ। अब आपने टर्म सुना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम क्या समझते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। की भाई हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग में क्या एयर है। अब वो एयर है तो वो भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर हम पर एक्सर्ट कर रही होगी। जो हमारे आसपास की एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसी प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हर चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक चीज होती है। तो अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। कि यहाँ की मैं बात करती हूँ, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, मैं कहीं और की बात करूंगी तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। तो प्रेशर अलग क्यों है, हमें कैसे पता चला कि भाई यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है या वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। पता चला क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कम है या ज्यादा है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो इंस्ट्रूमेंट बताओ कि भाई जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इंटर पार्टिकुलर स्पेस की। जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो हमारा थर्ड फैक्टर है। इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता क्या है, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई ये हमसे कह रहे हैं कि सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटर पार्टिकल्स। के क्या है भाई, जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में कैसा है, लीस्ट इंटर पार्टिकुलर स्पेस है। और कह रहे हैं लिक्विड हैव मोर इंटर पार्टिकुलर स्पेस एंड मैक्सिमम इंटर पार्टिकुलर स्पेस आपको गैस में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, जब भी हम बात करते हैं सॉलिड की तो हमारे दिमाग में एकदम से सॉलिड के लिए एक हमारे लिए दिमाग में चीज आती है कॉम्पैक्ट। भाई समथिंग कॉम्पैक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्पैक्ट है वो क्या है भाई, सॉलिड है। अब क्या है कि सॉलिड है। अब मैं यहाँ भी ये कह रहे हैं कि सॉलिड के अंदर क्या है, लीस्ट इंटर पार्टिकुलर स्पेस। क्यों है लीस्ट इंटर पार्टिकुलर स्पेस,
क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि भाई जब दो चीजें हैं और जब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और जब वो अट्रैक्ट करेंगी तो उनके बीच में बहुत नेग्लिजिबल स्पेस होगा या फिर होगा ही नहीं। तो यहाँ नेग्लिजिबल स्पेस है तो क्या है, उसी नेग्लिजिबल स्पेस को हम यहाँ कह रहे हैं इंटर पार्टिकुलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी हम कह सकते हैं। कि तो हमें पता है कि भाई सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए भाई उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और अगर मैं सॉलिड के कंपेयर की बात करूं लिक्विड से, तो अगर मैं कंपेयर करूं लिक्विड को सॉलिड से, तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, या मैं ऐसा कहती हूं मीडियम लेवल पे होता है। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि गैस की मैं बात कर रही हूँ। गैस का मतलब जो गैस के जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, उनके बीच इतना स्पेस है। इसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि गैस के अंदर क्या होता है, इसलिए मैं ये वाली बात कह रही हूँ कि गैस हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकुलर स्पेस। तो अगर सबसे पहले तो फिर क्या कहेंगे हम कि भाई सॉलिड था, सबसे ज्यादा किस में है, गैस में है, गैस से कम किस में है, इंटरपार्टिकुलर स्पेस लिक्विड में है, और सबसे कम किस में है, सॉलिड में है। तो कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम इंटरपार्टिकुलर स्पेस कौन गैसीय मैटर की कौन सी स्टेट में होता है, तो सबसे मैक्सिमम जो रहता है वो गैस में रहता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे ज्यादा कम या नेग्लिजिबल जो रहता है इंटरपार्टिकुलर स्पेस वो हमारे सॉलिड में रहता है। अब मैं बात करती हूँ फोर फैक्टर की जो डिसाइड करता है मैटर की स्टेट को। तो फोर्थ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अभी मैंने आपको इंटरपार्टिकुलर स्पेस बताया और उसी इंटरपार्टिकुलर स्पेस में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, कि भाई द पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर, द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं कह सकती हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि भाई जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में लगे हुए हैं, वही फोर्स जो उनको एक साथ बांधे रखती है, उसी फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा रहता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे ज्यादा कम गैस में रहता है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बता दिया है कि भाई ये मैंने बता दिया है इसमें आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, उससे कम लिक्विड में है, और सबसे कम गैस में है। गैस में सबसे कम होने की वजह से क्या होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है तो कम होने से क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब चीजें मैटर की स्टेट को डिसाइड करती हैं। अब मैं आती हूँ मेन चीज पर, जो स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैं उनकी आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी। तो अब पहली स्टेट आती है भाई सॉलिड स्टेट, कि अगर मैं ये कहूं कि सॉलिड स्टेट इज द मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, कि भाई सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। क्लोजली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उनका कम हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि भाई ऐसी स्टेट जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है पार्टिकल्स वो सॉलिड है। अब मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है आपको, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम की मैं अगर यहाँ बात कर रही हूँ, तो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम से क्या मतलब कि भाई कोई सॉलिड वो चीज जिसकी वॉल्यूम और उसकी शेप डेफिनेट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मेरे हाथ में ये मार्कर इस शेप का है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर इस वाले हाथ में इस मार्कर को पकड़ लूंगी तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। नहीं, ये मेरे हाथ में भी इसी शेप का था, मैं कहीं और रख दूंगी तो तब भी इसी शेप का रहेगा। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये सॉलिड है, इसकी डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। सेकंड है एबिलिटी टू फॉर्म लैटिस। अगर मैं कहूंगी भाई एबिलिटी टू फॉर्म लैटिस, अब आप कहेंगे भाई ये लैटिस का क्या मामला है, कि अब ये लैटिस क्या चीज है? तो लैटिस क्या चीज है? लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेसिफिक मैनर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि भाई जो पार्टिकल्स जो होते हैं स्पेसिफिक ऑर्डरली अरेंज हो, एक मैनर में अरेंज हो, उसी अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं। इसी के आगे मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड लैटिस। अब नया टर्म यहाँ आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या मतलब है? हम तो भैया सॉलिड पढ़ रहे हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या मतलब है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपको बताऊं कि अगर मैं लैटिस के बिहाफ पर, लैटिस के बेस पर मैं सॉलिड का डिवीजन करती हूँ तो वो दो पार्ट में
डिवाइड होता है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकेंडली नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम अमorphous सॉलिड्स भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स जो है एक रेगुलर मैनर को शो करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है उनका, तो वो तो है क्रिस्टलाइन। लेकिन जिनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता, स्पेसिफिक कोई मैनर में से वो लगे नहीं होते हैं, वो होते हैं अमorphous मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं लैटिस की बात कर रही हूँ, लैटिस कौन शो करेगा, किन सॉलिड्स में लैटिस शो होगा, जो क्रिस्टलाइन है, मतलब कि दोस पार्टिकल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर इन अ रेगुलर स्पेसिफिक मैनर, कि भाई जो स्पेसिफिक मैनर में एटम्स अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है, वही उन्हीं सॉलिड्स के क्या शो करेंगे, लैटिस शो करेंगे, लैटिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे लिटिल क्यूबिक एक्सपेंशन। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कि जो सॉलिड्स होता है उनका लिटिल क्यूबिक एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है लिटिल क्यूबिक एक्सपेंशन की अगर मैं बात करती हूँ, क्यूबिक एक्सपेंशन होता क्या है कि, और क्यूबिकल थर्मल क्यूबिक एक्सपेंशन को हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक एक्सपेंशन क्या है कि जब हम हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हीट करने से काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भाई कोई सॉलिड था, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और जब मैं किसी सॉलिड को टेम्परेचर बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है मैंने ही, तो सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और जैसे ही सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और जो उसकी जो ये वॉल्यूम बढ़ रही है, इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो भाई जाहिर सी बात है, मैं कर रही हूँ बढ़ती हुई काइनेटिक एनर्जी की एक हीटिंग प्रोसेस, एक हीटिंग मेथड पे। लेकिन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड का सबसे लिटिल क्यूबिक एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम है तो सवाल ही नहीं उठता कि वो अपनी वॉल्यूम को बढ़ा दे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। इसी वजह से मैं ये कह रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से जो सॉलिड होता है एक लिटिल क्यूबिक एक्सपेंशन होता है उसके अंदर। ठीक है, अब रही बात फोर्थ, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे हाई रिजिडिटी, कि भाई हाई रिजिडिटी से मेरा क्या मतलब है। मैंने कहा कि भाई हम कहते हैं सॉलिड्स आर जनरली रिजिड इन नेचर। रिजिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हैं, वो हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए हम उनको सॉलिड कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इफ ऑन अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, कि जब मैंने कुछ एक्सटर्नल फोर्स किसी सॉलिड पे लगाई है, दे कैन चेंज देयर शेप। क्या चेंज कर रहा है, अपनी शेप को चेंज कर रहा है। और जब मैंने कह रही हूँ कि सम आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्या मतलब है इसका कि भाई फॉर एग्जांपल रबर बैंड है, तो रबर बैंड क्या है जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये रबर बैंड है, तो रबर बैंड है तो मैंने क्या करा, अपनी इसकी एक शेप है, लेकिन जब मैं उसके एक एक्सटर्नल फोर्स में उस पर अप्लाइड करूंगी, जब मैं उसको स्ट्रेच करूंगी तो रबर बैंड क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, वो खिंच जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं वो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूंगी, जैसे ही मैं उसको स्ट्रेच करना बंद कर दूंगी, वो अपनी ओरिजिनल शेप को, प्रीवियस शेप को रिगेन कर लेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, के हम रबर बैंड हुआ, या फिर फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लूं तो स्प्रिंग हुआ, कि जब तक हमने उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की तब तक तो उसने दूसरी शेप ले ली, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दी, वो वैसे ही अपनी शेप को उसने रिगेन कर लिया। तो इसी फिनोमेना को, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब 5 प्रॉपर्टी है इसकी लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि भाई कंप्रेस का मतलब है किसी चीज को कंप्रेस कर देना, दबा देना। लेकिन भाई अगर सॉलिड है, मैं कहूँ ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ तो अपनी शेप बदल रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है, नहीं, ये लेस कंप्रेसिबल है, क्योंकि नहीं हो सकता। बहुत लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत कम सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएंगे। थोड़ा बहुत से मतलब है जैसे कि स्पॉन्ज है हमारा, सैंड है, ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं कि भाई क्या हो जाता है, इनमें कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस होता है जहां पे एयर फिल्ड हो जाती है, और उस थोड़े से एयर में जब एयर फिल्ड हो जाती है और मैं उसको कंप्रेस करती हूँ तो एयर बाहर एक्सपेल्ड हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, कि बहुत ज्यादा कम कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कंप्रेस करूंगी तो कोई भी सॉलिड कंप्रेस इजीली हो जाएगा।
ठीक है। फोर्थ आता है अब यहाँ पर नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। मैं पहले ही आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि भाई नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली अरेंज हैं तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगी तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। लेकिन जब मूव ही नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, और जगह कम होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से वो अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, अपने डायरेक्शन चेंज, अपने प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लेस और नो डिफ्यूजन की। भाई अब मैं, आपने सुना होगा कि भाई डिफ्यूजन से क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ब्राउनियन मोशन में आपको बता रही थी, ब्राउनियन मोशन में आपको बता रही थी, तब मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं, एक तो ब्राउनियन मोशन शो कर रहे हैं, एक और होता है डिफ्यूजन। तो ब्राउनियन मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो डिफ्यूजन रह गया था मैं आपको यहाँ बताऊंगी भाई डिफ्यूजन का मतलब है क्या, कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। किसी भी दो अलग अलग चीजों के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, मैंने कह दिया डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि भाई क्या हुआ, ये मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर है, इसके भी अपने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, इन दोनों का डिफ्यूजन हो गया। तो डिफ्यूजन क्या होगा कि भाई डिफ्यूजन क्या होगा कि जब डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, जैसे ये है, इसके अंदर ये है, क्या हुआ कि जो ये वाले पार्टिकल्स थे, इसके पार्टिकल जब मिक्स हुए तो इसके पार्टिकल्स ने क्या करा कि इसके पार्टिकल्स के अंदर जो जगह थी वहां पर फिक्स्ड हो गए, वहां पर इंटर मिक्स हो गए। क्या कहला रहा है, डिफ्यूजन कह रहा है कि भाई इसके पार्टिकल के साथ आपस में मिक्स हो गए, इसी प्रोसेस को कह रहे हैं डिफ्यूजन। द मिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स among each other, this process is known as diffusion। कि भाई ये डिफ्यूजन कहलाता है। अब मैं बात करती हूँ कि भाई जो सॉलिड है वो लेस डिफ्यूजन या कम डिफ्यूजन कैसे शो करता है, क्योंकि इनके अंदर जो सॉलिड्स, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो, जैसे कैंफर हुआ, ड्राई आइस जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं डिफ्यूजन शो करती हैं। लेकिन हम जनरली हम बात करें तो सॉलिड्स होते हैं वो हार्डली डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की जैसे बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड पे मैंने लिख दिया, अब मैं कुछ दिनों बाद या बहुत दिनों बाद आकर मैं इसको रब करती हूँ तो क्या होगा कि मुझे डिफिकल्टी होगी इसको रब करने की। क्यों होगी, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स थे वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल से इंटरमिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं, और जब वो मिल गए हैं तो क्या हुआ, वहां पे डिफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से वहां पे मुझे डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये है दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। कि भाई किसी भी दो चीजों के पार्टिकल्स अमंग ईच अदर, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। और सॉलिड डिफ्यूजन बहुत ज्यादा कम शो करता है, नेग्लिजिबल शो करता है। मिल जाना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू डिफरेंट पार्टिकल्स